प्यारे बच्चों, आपको पिछले दिन धार्मिक विवाद और प्रिंटिंग डर का विषय पढ़ाया था और उसके आगे आपको मुद्रण और प्रतिरोध के बारे में पढ़ने के लिए कहा था। मुद्रण प्रतिरोध में क्या आपको बताया था, क्या आपने देखा, क्या समझा, ये तो ना आप पूछते हैं ना आपका हमारा सामना हो पाता है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि मुद्रण और उसका प्रतिरोध कैसे व्यक्त किया गया, ये फिर से देखें। अब कहते हैं, अब कम शिक्षित लोग भी छपे हुए साहित्य के कारण धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से अवगत हुए। जैसे इटली के एक किसान मानुकियो ने अपने क्षेत्र में उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पढ़ी हुई पुस्तकों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए। मेनोकियो ने ईश्वर और सृष्टि से संबंधित ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे नाराज हो गया। इस प्रकार के धर्म विरोधी विचारों को पनपने न देने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन नामक संस्था स्थापित की, जिसका कार्य धर्म के विद्रोहियों को सही रास्ते पर लाना था। मेनोकियो को 2 बार धर्म विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पकड़ा गया। अंततः उसे मृत्युदंड भी दिया गया और इसी तरह का व्यवहार सोक्रेटिस के साथ भी किया गया था। धर्म के बारे में चर्च की दृष्टि से अनर्गल व्याख्या और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। सन 1558 से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। इंक्विजिशन क्या थे? विधर्मी लोगों की पहचान करने और दंड देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था जो थी, इंक्विजिशन कहलाई। विधर्मियों, जो धर्म से गुमराह करने वाले थे, उन्हें दंड देने के लिए कैथोलिक संस्था ने एक संस्था बनाई थी जिसे हम इंक्विजिशन कहते थे। अब यहाँ पर किताबों का डर आगे बताना चाहता हूँ। जब किताबें अधिक छपी मात्रा में, तो उसमें लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही प्रकार की चर्चाएं की गई थी। जहाँ एक और कैथोलिक धर्म की बुराइयाँ छापी जा रही थी, वहीं पर कैथोलिक धर्म के सुधार करने वाले, या कह दें प्रोटेस्टेंट का शुभारंभ करने वाले मार्टिन लूथर भी इन बातों से भ्रमित थे, कहीं हमारी भी इन पुस्तकों के माध्यम से आलोचना न हो। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने पुस्तकों से अपनी दूरी बनाए रखी, लेकिन फिर भी उसके संबंध में उन्होंने लिखा था कि किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कोना कौन सा कोना होगा जहाँ ये न पहुँचती हों, ऐसा विचार व्यक्त किया था। तो कहते हैं, किताब का डर के अंतर्गत लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधार इरेनस, जिसने कैथोलिक धर्म की ज्यादतियों की आलोचना की, पर लूथर से भी एक दूरी बनाकर रखी। प्रिंटिंग को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एडजेक्ट में लिखा था, किसने? मार्टिन लूथर, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँचती। हो सकता है जहाँ तहाँ एक आध चाहने लायक चीज़ें भी बताएं, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक ही है, इनसे बचना चाहिए। मुद्रा, दुनिया का सिर्फ तुच्छ जैसे मेरी लिखी चीज़ों से ही नहीं पाट रहे हैं, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें भी छापते हैं। उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। इस प्रकार से किताबें छप रही हैं, जिससे अच्छे साहित्यों का पतन होता जा रहा है। अब इसके बारे में कहते हैं और चर्चा करें। छपाई से विरोधी विचारों के प्रसार को किस तरह बल मिलता था, संक्षेप में कहते हैं लिखें। इसमें बताया गया, लिख रहे हैं विद्वान, यूरोप में छपाई से कैथोलिक चर्च के साथ साथ अन्य उच्च वर्ग के लोगों को ये
लगता था कि लोग वर्तमान राजशाही धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध हो जाएंगे, जिससे विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस तरह से छपाई से विरोधी विचारों के प्रसार को बल मिला। अब लोगों में किताबें अधिक छपने से लोगों के मन में पढ़ने का जुनून सवार हुआ। तो पढ़ने का जुनून क्या था? मतलब लगाव। मुद्रण क्रांति के पश्चात यूरोपीय लोगों को पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में विभिन्न संप्रदायों के चर्चों ने गांवों में स्कूल खोले और किसानों और कारीगरों को शिक्षित करने लगे, जिससे यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता में वृद्धि हुई। कुछ देशों में तो साक्षरता 60 से 80% तक हो गई। यूरोप के देशों में साक्षरता दर में पर्याप्त वृद्धि और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जुनून उत्पन्न हो गया। अतः जनता को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए मुद्रकों ने पर्याप्त संख्या में पुस्तकों को छापना शुरू कर दिया। यूरोप में नए पाठक वर्ग की रुचि को दृष्टि रखते हुए विभिन्न प्रकार के साहित्य छपने लगे। नए पाठक वर्ग की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी पुस्तकें बेचने वाले फेरी वालों को नियुक्त किया। ये पुस्तकें मुख्यतः पंचांग के अतिरिक्त लोक गाथाओं एवं लोकगीतों की हुआ करती थीं। पाठकों की रुचि को देखते हुए प्रकाशकों ने मनोरंजन प्रधान पुस्तकों की छपाई करना भी प्रारंभ कर दिया। ऐसी पुस्तकें बहुत सस्ती थीं जिन्हें गरीब लोग भी पढ़ सकते थे। ऐसी पुस्तकों में इंग्लैंड की पेनी चैप बुक्स या 1 पैसिया पुस्तकें और फ्रांस की बिब्लियोथेक ब्लू आदि प्रमुख थीं। इंग्लैंड में 1 पैसिया किताब बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। मनोरंजन प्रधान पुस्तकों के अतिरिक्त यूरोपीय प्रकाशकों द्वारा 4-5 पृष्ठों की प्रेम कहानियाँ भी छापी जाती थीं। कुछ अतीत की गाथाएं भी छापी जाती थीं, जिन्हें इतिहास कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में पत्रिकाओं का प्रकाशन भी शुरू हो गया। इन पत्रिकाओं की विषय सामग्री में समकालीन घटनाओं के वर्णन के साथ साथ मनोरंजनात्मक सामग्री भी होती थी। यूरोप में मुद्रण में क्रांति के विस्तार के साथ साथ विज्ञान और दर्शन संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन भी होने लगा। प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रंथों का संकलन किया गया तथा मानचित्रों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छपे। न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के आविष्कार के छपने के बाद विज्ञान की पुस्तकें पढ़ने वाला एक नया पाठक वर्ग तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त वॉल्टेयर, टॉमस पेन व रूसो जैसे दार्शनिक पुस्तकों छपने से भी पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई। चैप बुक्स यह एक पॉकेट बुक या गुटके आकार वाली किताबों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था। इन्हें सामान्यतः फेरी वाले बेचते थे। अब बॉक्स 2 में क्या बताया जा रहा है? सन 1791 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लॉन्गिंगटन ने अपनी डायरी में लिखा था कि पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर से बेहताशा वृद्धि हुई है। गरीब किस्म किसान या गांव में के लोग जो पहले अपनी सामे डायन, जोगिन या भूत प्रेत की कहानियों में सुनाते हुए बिताते थे, अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रोमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़े की रातों को छोटी करने लगे हैं। अगर जान शहर पर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत की जाएगी कि वह पेरिग्रिन पिकल्स एडवेंचर लेकर आए, और अगर डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता था कि वह द हिस्ट्री ऑफ द जोसेफ एंड्रूज लेकर वापस लौटे। कहने का मतलब यहाँ पर है, जो शहर जाएं उनसे अपने मन रोचक लोग किताबें मंगवाने का प्रयास करते थे। दुनिया के जालिमों और हिलोगे तुम, अर्थात कहने का मतलब पुस्तकों के माध्यम से प्रचार प्रसार होने से ऐसे लोगों की निंदा की गई थी जो समाज के विरोधी थे। तो इसीलिए कहा गया है कि दुनिया के जालिमों, अब तुम हिलोगे क्यों? पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से उनकी समाज में जानकारी होगी, जिससे उनमें डर और भय पैदा होगा। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है। क्या 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह आम धारणा बन चुकी थी कि पुस्तकों के द्वारा
प्रगति और ज्ञानोदय होता है। लोगों का मानना था कि वे निरंकुशवाद और राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा वातावरण बनाएंगे जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने घोषणा की कि छापा खाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनता की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मार्सिये के उपन्यासों में नायक सामान्यतः पुस्तकें पढ़ने से बदल जाते हैं और वे पुस्तकें घोटते हैं, पुस्तकों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मार्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। देखिए, आजकल भी प्रेस या पत्रकारों से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वे समाज में होने वाली बुराइयों और साथ साथ में जो व्यक्ति भी उससे जुड़ा होता है उसकी निंदा करने के लिए वे कुछ छोड़ते नहीं, अर्थात उसकी कड़ी आलोचना करते हैं और समाज में उसे उखाड़ फेंकते हैं। तो इसी कारण लोग पत्रकारों से आज डरते हैं। और अब क्या कहा गया है, यहाँ शब्द आया है निरंकुशवाद। क्या है निरंकुश? निरअंकुश, जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके उसे निरंकुशवाद कहते हैं। अर्थात पहले के राजा महाराजा लोग जो राज करते थे उन पर आम जनता अंकुश नहीं लगा पाती थी, जिसे वो निरंकुशवाद तंत्र कहलाता था, राजतंत्र कहलाता था। तो इस तरह से राज्य के राजनीतिक संचालन की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को ही संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, उस पर कोई संवैधानिक या कानूनी प्रतिबंध नहीं होता है, कोई उसकी आलोचना नहीं कर सकता, इसी आधार पर वो निरंकुश कहलाता है। अब इसके आगे आपको कल हम पढ़ाएंगे।